नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, मैंने कल भी कहा था कि लोकतंत्र में पेचीदा से पेचीदा समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए निकलता है। लोकतंत्र में संवाद से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता जिसके जरिए आप तमाम कठिन मुद्दों को सुलझा सकते हैं। किसान भाइयों की समस्या भी उसी प्रकार की है और उनकी भी समस्या और उनके भी आंदोलन का निराकरण या उनकी शंकाओं का निराकरण सिर्फ संवाद के माध्यम से हो सकता है। संवाद ही एक इकलौता ऐसा विषय है जिसके जरिए हम तमाम कठिनाइयों को, तमाम प्रकार के मतभेद को, तमाम भ्रांतियों को और तमाम प्रकार की ऐसी आशंकाओं को भी हम बातचीत के जरिए सुलझा सकते हैं। आज केंद्र सरकार और आंदोलनरत किसान एक टेबल पर आए, पर अफसोस की बात कि वो कोई बैठक बेनतीजा रही। अब तक ये तीसरी बैठक है जो बेनतीजा रही है, जिसका कोई हल नहीं निकला है। ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय इसलिए है, ठंड बहुत ज़्यादा है, लाखों किसान भाई बॉर्डर पर खड़े हैं, उनके पास रहने को छत नहीं, वहाँ पे खाने का इंतजामात नहीं है, कोविड काल चल रहा है, मुसीबत ज़्यादा बड़ी है, ठंड ज़्यादा है, कोविड भी बड़ी है, बड़ा प्रॉब्लम के तौर पर उभरा है। ऐसे में खुले आसमान के नीचे लाखों किसान भाइयों का दिल्ली बॉर्डर पर डटे रहना, ये हमारे लिए, सरकार के लिए और समाज के लिए चिंता का विषय है। मेरा ये मत है कि किसानों की समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। अगर किसानों के मन में किसी प्रकार की शंका है तो सरकारों को चाहिए कि उन समस्याओं का, उन शंकाओं का समाधान करें और समाधान के लिए रास्ता निकालें। क्योंकि जिस प्रकार का मौसम इस वक्त है और जैसी महामारी चल रही है, किसी भी प्रकार का आंदोलन हमारे लिए और किसान भाइयों के लिए, सबके लिए भी भारी परेशानी और मुसीबत का सबब बन सकता है। ऐसे में दोनों पक्षों को अड़ियल रुख नहीं अख्तियार करना चाहिए, बातचीत के फोरम पे आना चाहिए, बात करनी चाहिए। सरकार को भी हठधर्मिता, अड़ियल रुख से हटना होगा। अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि यह आंदोलन कोई उस प्रकार का आंदोलन नहीं है कि बातचीत की सिर्फ कुछ लॉलीपॉप देकर या महज कुछ बातचीत करके इसको सुलझाया जा सके, ऐसा है नहीं। ये एक निर्णायक आंदोलन है जिसमें या तो ये पक्ष निर्णय लेगा या दूसरा पक्ष निर्णय लेगा। यह डिसीजन लेने वाला आंदोलन है और बड़े लंबे अरसे के बाद इस प्रकार का कोई बड़ा आंदोलन हुआ है जो अब तक स्थायी है। और आज जब वार्ता बेनतीजा रही है तो किसान संगठनों ने ऐलान किया है कि इस आंदोलन को वो और तेज करेंगे, इसको और विस्तार रूप देंगे। आज ये कहा जा रहा था कि इस बैठक में, इस मीटिंग में होम मिनिस्टर भी होंगे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहेंगे, लेकिन आज जब बैठक शुरू हुई तो उसमें पीयूष गोयल और नरेंद्र तोमर ही प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। किन्हीं कारणों से गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इस बैठक में सम्मिलित नहीं हुए। उम्मीद ये की जा रही कि अब जब अगली बैठक होगी तो शायद इसमें वो हों, पर भारत सरकार को भी ये बात सोचनी पड़ेगी और उनको भी विचार करना पड़ेगा कि ये कानून जिस प्रकार को उन्होंने लागू किया है किसानों को मंजूर नहीं है। बीच का कोई रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा ताकि किसानों की बात और उनकी बात भी रहे और सरकार जिन पॉलिसीज को आगे बढ़ाना चाहती है, कृषि सुधार जिसका वो नाम देते हैं, वो आगे बढ़े। तो ये कैसे संभव है? तब जब बातचीत की जाए। बिना बातचीत के किसी भी प्रकार का समाधान निकलने की उम्मीद करना बेमानी है, नहीं की जा सकती। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता संवाद है, रास्ता समर्पण है, रास्ता सहानुभूति है, रास्ता सहभागिता है, रास्ता सम्मान के साथ एक दूसरे के विचारों को समझना, सुनना और उसको इंप्लीमेंट करना। कानून बना देने के बाद ऐसा नहीं होता कि उसमें संशोधन नहीं होते, बहुत से ऐसे होते हैं, उदाहरण भरे पड़े हैं। तो अगर किसान कहते हैं कि आप हमारा भला मत करिए, सरकार कहती है कि ये कानून हमने इसलिए बनाया ताकि आपका भला करें, तो जिनका भला हो रहा है वो कह रहे हैं नहीं नहीं साहब हमारा भला मत करिए, आप हमारा भला मत करिए, हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। और अगर आप भला करना चाहते हैं तो हमारी ये कंडीशंस हैं। सरकार उन कंडीशंस पे सहमत नहीं है, तो क्या ये डेडलॉक चलता रहेगा? दोनों पक्ष एक दूसरे से असहमत होकर क्या यह आंदोलन यूं ही चलता रहेगा या इसमें बातचीत का रास्ता निकाला जाना चाहिए?
सबसे पहले तो राजनीति में यह होना चाहिए कि कब मुंह खोलना है और कब मुंह बंद रखना है। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि किसान आंदोलनकारियों को कोई खालिस्तानी बता रहा है, कोई पाकिस्तानी बता रहा है। ऐसे लोग कभी देश का भला नहीं कर सकते जो किसानों पर इस प्रकार का लांछन लगा रहे हैं। ये देश विरोधी लोग हैं, ये देश के गद्दार हैं और ये देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते जो इस प्रकार के मुद्दे और इस प्रकार की तौहीनियत भरे इल्जाम किसानों पर लगा रहे हो। बचना चाहिए। खालिस्तान जैसी कोई चीज, कोई तथ्य एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज 30 साल बीत गए उन चीजों को। आप उन जख्मों को मत कुरे दिए, उन बातों को अपनी गंदी राजनीति के लिए, उन मुद्दों को वापस जगाने की कोशिश मत करिए जो मुद्दे रिजॉल्व हो चुके हैं और चीजें मुख्य धारा में चल पड़ी हैं। इस प्रकार की घटिया और जलील राजनीति से हो सकता है कि वो मुद्दे और वो चीजें फिर उभरें। नुकसान देश का होगा, देश की अखंडता का होगा, देश की एकता का नुकसान होगा। और जो लोग भी इस तरह के आंदोलनों को बदनाम करते हैं, उनके अंदर वो कभी देश के प्रति वफादार नहीं हो सकते हैं। वो गद्दार हैं देश के, जो किसानों को गद्दार या किसानों को खालिस्तानी कहते हैं। वो देश का भला नहीं कर सकता जो कोई भी ऐसा कहता है। भारत सरकार कंडेम कर चुकी है, होम मिनिस्टर कह चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग घटिया राजनीति पर तुले हुए हैं। तो ऐसी हरकतें बंद होनी चाहिए, क्योंकि किसान हमारा अन्नदाता है। अगर वो भूखा है, अगर वो पीड़ित है, तो हम सब आप पीड़ित हैं। और मैं पहले भी कहता आया हूं, फिर कह रहा हूं, 70 सालों से भारत का किसान घाटे की खेती करता है। दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, भारत में कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। कोई एक ऐसा उद्योगपति लाकर मुझे दिखाइए जो 70 साल से घाटे का सौदा कर रहा हो। घाटे की इंडस्ट्री कोई 70 साल से चला रहा है? एक कोई उदाहरण मुझे दिया जाए, कोई एक व्यापारी बताया जाए मुझे, कोई एक कारपोरेट सेक्टर का व्यक्ति बताया जाए, कोई एक कंपनी बताई जाए जो 70 साल से घाटे में चल रही हो। नहीं चल रही है। लेकिन हमारे किसान भाई 70 साल से घाटे की खेती कर रहे हैं। कर्जे पर कर्जे लदे हुए हैं उनके ऊपर, आत्महत्याएं कर रहे हैं, जान गंवा रहे हैं। किसके लिए? आपके और हमारे लिए, और स्वयं के लिए, स्वयं के परिवार के लिए। हमारा यह हक बनता है कि अगर उनको छोटी सी भी पीड़ा है तो हमको बड़ी पीड़ा के तौर पर समझना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से समाज है। वरना खा लीजिए अपना पैसा, पी लीजिए अपना पेट्रोल। अगर किसानों ने हड़ताल कर दी 1 साल तो क्या होगा देश का? तो जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जो दबे हैं, हम उनको और ना दबाएं, उनकी आवाज सुने, उन्हें सम्मान दें। यह वो सेक्टर है जो कोरोना काल में जिसने देश को संभाला है। सारी इंडस्ट्री बंद थी, किसानों ने भंडार खोल दिए, जमकर मेहनत की, खूब अनाज उपजाया। आज उसी का नतीजा है कि वो अपना धान 800-900 रुपए प्रति कुंटल बेचने को मजबूर है। तो हमारा आपका क्या फर्ज बनता है? दिल पर हाथ रखकर सोचिए। एक किसान परिवार के आपको आप सोच लीजिए, कल्पना करिए, जाड़ा, गर्मी, बरसात, पूरे परिवार के साथ वो खेतों में काम करता है। अगर उसकी प्रतिदिन की मजदूरी भी जोड़ दी जाए उसकी फसल की लागत में, तो बहनों भाइयों आधी कीमत भी नहीं मिलती है। यह तकलीफ वो समझ सकता है जो खुद किसान परिवार से कब बिलोंग करता हो, जिसने देखा हो गरीबी, जिसने देखा हो शोषण, जिसने देखी हो परेशानी, जिसने झेला हो खाद की बोरी के लिए लाठियां खाना, जिसने रात में 1 बजे जागकर सिंचाई की हो ट्यूबवेल पे जाकर या अपने पंपिंग स्टेशन पे जाके। तो इनकी बात कोई सुनेगा? अफसोस इस बात का होता है कि भारत का किसान बोना और काटना जानता है। भारत का किसान बोना और काटना जानता है, बेचना नहीं जानता। अगर वो बेचना जानता तो आज उसकी यह हालत नहीं होती। आज वो पहले से कहीं समृद्ध होता, आज वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर होता, और आज वो पहले से कहीं अधिक खुशहाल होता। उसे बेचना नहीं आया। 70 साल में हम अपने किसान भाइयों के लिए एक बेहतर मार्केट नहीं उपलब्ध करा पाए। यह मैं 70 साल की सभी सरकारों की एक बड़ी नाकामी मानता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी खरीदार तो खुद सरकारें हैं। आप एक मार्केट नहीं क्रिएट कर पाए हमारे किसान भाइयों के लिए, जहां वो अपनी फसल का उचित कीमत पा सकें।
किसी के सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं होता, 2 साल सैलरी नहीं बढ़ती, तो वो रोना धोना शुरू कर देता है। यहां तो किसान भाइयों को जो लागत है वो भी नहीं मिलता है। तो सोचिए कि एक नौकरीशुदा व्यक्ति और एक किसान के बीच का कंपैरिजन करिए। किसान तो भिखमंगे हैं, कर्जा लेकर वो खेती करते हैं, आपके लिए सस्ते में अनाज पैदा करते हैं। ऐसा एग्जाम्पल कहीं दुनिया में मिलेगा? कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं भारत का किसान महान है, भारत का किसान वंदनीय है, भारत के किसान का अभिनंदन किया जाना चाहिए, उसको प्रणाम किया जाना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि उसने स्वयं को मिटाकर आपको जिंदा रखा है, आपकी पीढ़ियों को जिंदा रखा है, आपकी नस्लों को जिंदा रखा है। अगर आज वो दुखी है, देश दुखी है। अगर आज वो पीड़ित है, देश पीड़ित है। और अगर आज उसकी समस्या है तो ये देश की समस्या है। इस पर विचार होना चाहिए, बात होना चाहिए। और सिर्फ बात के लिए बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बैठक के लिए बैठक नहीं होना चाहिए, नतीजे वाली बैठक होना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार के आंदोलन यूं ही खत्म नहीं होते हैं। इस गलतफहमी से सरकारों को, हुक्मरानों को, अफसरों को बाहर आने की जरूरत है। ठोस नतीजे के साथ किसानों से बात कीजिए, संवाद कीजिए और समाधान निकालिए। कुछ बयान सुनिए। हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा। सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। आंदोलन जारी रहेगा। एक कमेटी कल हमारी पॉइंट बनाएगी कि इस एक्ट में तीनों अध्यादेश में क्या क्या दिक्कतें किसानों को हैं। परसों के दिन उस कमियों को दूर करने के लिए मंत्री जी और हम लोग साथ में बैठेंगे। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। मसला नहीं हल करना चाहती सरकार, सिर्फ चर्चा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है। जिस ढंग से कांग्रेस और दूसरी सरकारों ने किसानों को बरगलाया है, अभी स्थितियां स्पष्ट होंगी, सब लोग साथ होंगे। और यदि किसानों को कोई दिक्कत है तो हमारी सरकार उनसे पूरी तरह से बातचीत के लिए तैयार है। एक भी किसान हमें बता दो जिसको धान की सही कीमत मिली हो। मक्का क्या तय थी फसल की कीमत और क्या मिला। इसलिए किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगे जायज़ हैं, किसानों की मदद होनी चाहिए। देश का संविधान एक है तो देश का कृषि कानून भी एक ही होगा। जो इशू है वे वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने, यही पूरे देश का सवाल है। आज जब बैठक हो रही थी तो किसान संगठनों ने कहा सरकार से, आप हमारा भला मत करिए। सरकार कह रहे हैं हम आपका भला करना चाह रहे हैं, पर किसान कह रहे हैं कि आप हमारा भला मत करिए। आज की डिबेट में मेरे साथ बीजेपी से संजीव मिश्रा, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी, दीपक बाजपेयी आम आदमी पार्टी से हैं, हरनाम सिंह भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हैं और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे स्टेट हेड में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। संजीव मिश्रा जी, मैं कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। इतना अड़ियल रुख क्यों है सरकार का? बातचीत के जरिए या संवाद के जरिए इसका समाधान क्यों नहीं निकाला जा रहा है? किसान कड़कड़ाती ठंड में बॉर्डर पर खड़े हैं, महामारी का दौर भी चल रहा है। तो अगर किसान कह रहे हैं कि आप हमारा भला मत करिए, तो आप ज़बरदस्ती उनका भला क्यों करना चाहते हैं? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं इसमें। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार सरकार वार्ता करने का प्रयास कर रही है और 3 बार वार्ता हो चुकी है। 3 तारीख को कृषि मंत्री जी ने कहा था और फिर चूँकि किसानों से कहा गया कि वो अपना एक ड्राफ्ट बना लें, क्या क्या आपत्तियां हैं और उन आपत्तियों का कारण क्या है। तो वो ड्राफ्ट वो बना लेंगे और 3 तारीख को बैठ करके मुझे लगता है कि इस पर चर्चा ही नहीं होगी बल्कि इसका समाधान भी होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने तो कल कहा कि कुछ लोग किसानों को भरमा रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। तो जब आपका ये रुख स्पष्ट है कि उनको भड़काया गया है, तो फिर बातचीत का रास्ता कैसे निकलेगा? भड़काया गया है इसीलिए तो बातचीत का रास्ता निकलेगा। उनको भी लगेगा कि हाँ, सरकार जो कर रही है और जो हम कह रहे हैं उसमें इसीलिए ड्राफ्ट बनाया जा रहा है। तो क्या आप कानून में संशोधन के लिए तैयार हैं? ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, उनकी समस्याओं का ड्राफ्ट बनेगा
वो बताएंगे कि इस वजह से ये समस्या हमारी होगी। निश्चित रूप से सरकार भी बैठेगी और कोई ना कोई समाधान तो निश्चित रूप से निकलेगा। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से इसमें जो कानून बनाए केंद्र सरकार ने, उसमें बिचौलियों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था, और बिचौलियों का नुकसान और बिचौलियों को लेकर के जो विपक्षी दल हैं उन्होंने जिस तरीके से गलत राजनीति की। मैं तो बात आपसे ये भी कहूँगा कि विदेशों में भी एक आध देश ऐसे हैं जो इस तरीके की बात कह रहे हैं कि किसानों का आंदोलन जो है वो गलत है। तो ये एक समय जहाँ देश की बात आती है, मुझे लगता है इन विपक्षी दलों को भी चाहिए था कोई सुझाव होते तो निश्चित रूप से देते, लेकिन जिस तरीके से केवल विरोध कर के नाम तो पर क्या विरोध कानून करना- में संशोधन के लिए आप तैयार हैं? देखिए, ये तो किसानों की और केंद्र सरकार के कृषि मंत्री जी की जो वार्ता होगी उसमें क्या निकल करके आता है। मुझे लगता है कि समाधान के लिए जब बैठकें होती हैं तो किसान भी समझेंगे कि इसमें हमारा क्या फ़ायदा है और क्या हमें नहीं, वो 3 राउंड की बैठक के बाद संजीव जी बात तो स्पष्ट हो गई जी कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर डटे हुए हैं। ठीक, तो अब बातचीत करनी है तो दोनों को फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। फ्लेक्सिबिलिटी तब होगी जब आप कानून में संशोधन करोगे उनके मुताबिक। नहीं, देखिए, बात में कहाँ फंस रही थी बात, मैं आपको क्लियर कर दूं कि सरकार का पक्ष था कि आप एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में आए, हम पूरी बात करने के लिए तैयार हैं। जबकि किसानों के दलों के संगठनों का कहना था कि हम सब लोग मिलकर के बात करेंगे। तो सरकार ने कहा कि हम सबसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि अब उसमें तो आप संशोधन के लिए तैयार हैं अगर किसानों की सहमति बनती है तो? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किसानों को अगर हम अपनी बात रखते हैं और किसान अपनी बात रखते हैं, एक ना एक जगह पर ऐसी जरूर स्थितियां आएंगी जहां पर समाधान निकलेगा। समाधान तब निकलेगा और ये आप किसानों जब की flexible सरकार होंगे। है। ब्रजेश जी, मैं बहुत साफ कहूँ, ये किसानों की सरकार है। किसानों के हितों का काम अगर किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया। मैं तो बहुत स्पष्ट कहूँगा। मैं ऐसा करता हूँ, हरनाम सिंह को थोड़ा बारी से पहले बुला लेता हूँ, फिर जूही सिंह के पास चलूंगा। हरनाम सिंह भारतीय किसान यूनियन के उपाध्यक्ष हैं और पिछले 25-30 सालों से इस क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। हरनाम सिंह, बहुत स्वागत आपका। एक तो संजीव मिश्रा की आपने बात सुनी, इन्होंने कहा कि ये मोदी सरकार तो किसानों की सबसे हितैषी सरकार है और जिस प्रकार से इन्होंने कृषि कानून नए लागू किए हैं ये आपके हित में है, आपके भले के लिए लागू किए हैं। तो आपको किन बिंदुओं पर असहमति है? ये तो कह रहे हैं कि ये किसानों की सरकार है। हाँ ब्रजेश जी, ये किसानों की सरकार है, कहने भर की सरकार है। बाकी तो ये 3 अध्यादेश जो आए हैं इसमें पूरे देश के किसान का ये इलाज कर रहे हैं और बल्कि कर दिया है। लेकिन ये निकले थे किसानों का इलाज करने और इन्हीं का इलाज होना शुरू हो गया है। ये कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है। अरे आपने ऐसे कानून क्यों बना दिए? ऐसे कानून को क्यों बना दिया? राजनीतिक लोगों को मौका दे दिया। भाई, क्या जो कांग्रेस है, सपा है, बसपा, वो इस देश के नागरिक नहीं हैं? वो पाकिस्तान से आए हैं। हम तो कहते हैं कि इनको जो वार्ता किसानों से के साथ हो, वो जो विपक्षी दल है उनको भी बुला के बात करना चाहिए। कल वो भी ना कह पाए कि किसानों के साथ आपने कोई छल कर दिया। भाई, उनके भी लगाम लगा दो। लेकिन देखो ब्रजेश जी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि ये किसानों की सरकार है। किसानों की सरकार होती तो इतने ठंड में जब किसान दिल्ली आ रहा था तो इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, इन्होंने पानी की बौछार छोड़ी, इन्होंने जितना चला सकते थे लठ चलाए, इन्होंने 25-25 फुट चौड़े 10-10 फुट गड्ढे हाईवे खोद दिया। ये पैसा मोदी जी का है। जो हाईवे बना था, जो उसको खोद दिया गया, ये भारतीय जनता पार्टी का है पैसा। वो भी किसानों की कहीं ना कहीं गाढ़ी कमाई है। देखो, इनको एमएसपी पे कानून लाना पड़ेगा और प्राथमिकता के साथ में कि अगर कोई भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के नीचे अगर खरीदारी करता है जी, तो वो अपराध के दायरे में आएगा। चाहे स्टेट गवर्नमेंट खरीदे, चाहे कोई व्यापारी खरीदे, चाहे कोई एजेंसी खरीदे। ओके। जो इन्होंने भंडारण को फ्री कर दिया है उसमें भी इनको संशोधन करना पड़ेगा। जो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग ला रहे, ब्रजेश जी बताओ, इनसे कितने किसान गए थे कि हम खेती नहीं कर पा रहे हैं
और उन व्यापारियों को लाके हमारे खेतों को गिरवी रखा दो। आपकी बातों ये से तो कितने मुझे लोग ऐसा इनसे प्रतीत कहने हो रहा है गए कि थे? आप तीनों कानून रद्द करने की मांग कर रहे हैं। भाई एक बात बताओ, इनसे कौन किसान कहने गया था? पर ये आपका भला करना चाहते सरकारों में भी हैं, ये आपका भला करना चाहते हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। जाता था। अरे भाई ये आपका भला करना चाहते हैं। अरे ये कौन होते हैं हमारा भला करने वाले? ये कौन होते हैं? इनको किसने अधिकार दे दिया? ये सरकार है, मतलब हमारे ये गवर्नमेंट है। हमारे पूर्वज 70 साल से घाटे की खेती करते चले आ रहे हैं। एमएसपी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ये सारे झमेले लाके हमारे सर पे खड़े कर दिए और किसान को रोड पे खड़ा कर दिया। अरे इनको किसने कहा था? ये होते कौन है? ये होते कौन है? ये तो पत्थर ये को दूध सरकार है। पिलाने वाले लोग हैं। सरकार है। इनको मूली गाजल का क्या पता है? अच्छा ब्रजेश जी, हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, अमित शाह जी और मोदी जी कृषि मंत्री जी ये बता दें, एक रामदाना होता है और तिल्ली होती है, उड़द होता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के या प्रवक्ता जी बता दें 1 एकड़ में कितना पड़ता है? ये आंदोलन अभी खत्म हो जाएगा, ये बता दें। अब ये तो अपने अपने पैसे की पेचीदगी वाली टेक्निकल भाषा पूछोगे तो कौन बता पाएगा? है? ओके, तो ऑलराइट, मैं आपकी बहन जूही सिंह को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी मैं पार्टी बता की दूंगा ना। प्रवक्ता है। नहीं भाई एक सेकंड, जी किसान का बेटा बताएगा ना, पूछना हाँ, मैं बताऊंगा ना। मैं आऊंगा, आप जवाब देना, तसल्ली से जवाब दूंगा। अरे हम लोग भी उसी परिवार से हैं, ऐसा नहीं है, आप नाराज अकेले काहे नहीं हो रहे हो भैया? संजीव मिश्रा भी किसान परिवार से हैं, ठीक है, अब बोल नहीं पाए अलग बात है। जूही सिंह मेरे साथ मौजूद है। ये जूही सिंह पहले राउंड में आपने मना कर रखा है ना? हाँ, जूही सिंह सिर्फ एक पॉलिटिकल किसी पार्टी की प्रवक्ता ही नहीं, बल्कि वो खुद खेती किसानी करती है। पिछले 27 सालों से वो एग्रीकल्चर करती हैं और खुद करवाती हैं खेती किसानी, तो उनको बेहतर समझ है। जूही सिंह जी, आप मुझे बताइए कि ये बातचीत बेनतीजा रही और किसानों का अगर भला करना चाहती है सरकार, तो आप लोग अपना भला क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? क्या प्रॉब्लम है? ब्रजेश जी, कोई किसान का बुरा सरकार चाहे ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन जो भला वो चाहे वही हमारा भला हो, ये गलत है। सोच बदलनी पड़ेगी। मैंने एसोचैम की ऑल इंडिया कमेटी का नेतृत्व किया है 2 साल तक। कठिनाइयाँ वही हैं, लागत और कीमत में इतना बड़ा फर्क है कि जो ये नए 3 कृषि कानून आए हैं जिसमें कोई भी मूल्य आप निर्धारित नहीं कर रहे हैं, आपने एक इंडिकेशन करके छोड़ दिया है। सरकार अब कोई खरीद नहीं कर रही है। जो भी व्यक्ति कह रहा है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पे किसान का फसल खरीद रहे हैं, वो गलत बोल रहा है, गलत बयानी कर रहा है। वार्ता इसलिए असफल हो रही है क्योंकि केंद्र सरकार जो एक स्टैंड ले चुकी है उससे हटना नहीं चाहती है। किसान इसलिए नहीं मान रहे हैं क्योंकि पहली बार मुझे लगता है कि स्वामीनाथन कमेटी का बहुत कोटेशन किया जाता है, उसका डिस्कशन भी पार्लियामेंट में नहीं हुआ। पहली बार ये चीजें उभर के आई हैं। पिछले 70 साल से किसान बढ़ रहा है बर्बादी की ओर। मैंने कई आर्ग्यूमेंट्स पढ़े। कोई कहता है कि अरे किसानी खत्म कर देनी चाहिए क्योंकि इसमें लेबर अधिक बहुत ज्यादा लग रहा है। ब्रिजेश जी, आपका भी वही परिवार है, हमारा भी वही परिवार है। आप कहीं और रोजगार देंगे तो हमारे जो युवा लोग हैं जरूर रोजगार के लिए जाएंगे, लेकिन किसानी करना एक मजबूरी भी है और एक हमारी प्रोफेशन भी है। लागत हमें मिलती नहीं है, कीमत हमें मिलती नहीं है। अगर आप गन्ना का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं, वहां निजी निवेश है और सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है कि गन्ना किसानों का भुगतान इस मूल्य पर होगा, तो बाकी का करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, दोस्त बिल्कुल स्थिर है। अगर स्थिर है लेकिन फिर भी उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन सरकार उमा की शंकर जिम्मेदारी पांडे, है। कांग्रेस के तो प्रवक्ता अगर हैं उमा किसान शंकर बोल रहे पांडे हैं कि मेरे साथ न्यूनतम मौजूद हैं। समर्थन मूल्य निर्धारित कर दीजिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। उमा शंकर, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, सरकार ने आज पीपीटी के जरिए बढ़िया अच्छे से टीवी और कंप्यूटर लगा के इन लोगों को समझाया कि व्हाट इज एपीएमसी, व्हाट इज एमएसपी, नए कानून में क्या क्या है, पर ये लोग अड़े हुए कि आप हमारा भला मत करिए। भाई सरकार अगर भला करना चाहती है तो इनको भलाई लेने में क्या प्रॉब्लम है? ये बेवजह में उकड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, बस इतना समझ लीजिए कि अभी जो टीवी अभी हरनाम सिंह जी ने बोला, उसके पहले बीजेपी के साथी ने बोला, और हरनाम जी के प्रश्नों का जवाब अभी भी अनुत्तरित है और संजीव जी नहीं दे पाए। तो क्या कोई क्विज नहीं चल रहा है? नहीं, मैं बता रहा हूं, क्या हरनाम सिंह जैसे किसान को कोई बरगला सकता है क्या? अगर टीवी डिबेट पर संजीव मिश्रा उनको नहीं बरगला पा रहे हैं
तो किसान क्या अनपढ़ गंवार होते हैं? ये भावना है भाजपा की क्या? इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री मोदी जी की है संदेहास्पद, किसानों की नहीं है। किसानों ने लगातार लॉकडाउन में भी इस देश के लोगों के थाली में दाना और अन्न कम नहीं होने दिया है, और आप कह रहे हैं कि उनको बरगलाया गया है। बरगलाया उनको नहीं गया है मान्यवर। ये जो अगस्त में फार्चून कंपनी को खरीद लिया जाता है, बिग बाजार, ये सब क्रोनोलॉजी ये है कि अगस्त में खरीदा जाता है और सितंबर अक्टूबर में आप किसान कानून बिल ला देते हैं। अडानी जी का जहाज का किराया कितना हो गया कि खत्म ही नहीं हो रहा है। मुकेश अंबानी जी का कितना हो गया, चुनाव का खर्चा कितना दे जब दिया, कांग्रेस की सरकार आएगी आप तीनों जो है कानून वो रद्द कर देंगे। खत्म ही नहीं कर पा आप रहे क्या हैं। ये कहने की स्थिति में है कि जब आपकी सरकार आएगी तीनों कानून रद्द कर देंगे? बिल्कुल रद्द कर देंगे। अरे हमने लागू नहीं होने दिया, पहले भी ये डिस्कशन में आया था और तब नहीं लागू होने दिया। आज आप बताइए, प्रधानमंत्री जी इस ठंड में वहां ठुमके लगा रहे हैं और किसान दिल्ली में ठिठुर रहा है, और ये कह रहे हैं कि हम किसानों के साथ हैं। ऑलराइट, प्रधानमंत्री जी एक बात लास्ट बात, प्रधानमंत्री जी अगर कह रहे हैं कि मैं गारंटी दे रहा हूं, जब गारंटी है कि एमएसपी के नीचे खरीद नहीं होनी है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, उसको लिख के दे दें, क्या प्रॉब्लम है इसमें? दीपक बाजपेयी भाई, प्रधानमंत्री जी ने कल कह दिया ना वाराणसी में कि एमएसपी है वो कहीं नहीं जाने वाली। उनके भाषणों में इसका जिक्र है, फिर भी आपको संतोष नहीं है, फिर भी ये किसान अपना भला नहीं कराना चाहते हैं, तो सरकार कहां से दोषी है? दूसरा, आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि आप दिल्ली में उसमें खाद पानी देके इस आंदोलन को भड़का रहे हैं। ब्रजेश जी, आज का विषय बहुत गंभीर है और हमारे सबके दिल के बहुत करीब है। 4-5 बातें मैं कहना चाहता हूं इसमें। पहली, भारतीय जनता पार्टी अब तक ये कहने की कोशिश कर रही है कि हम किसानों को घी पिलाने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी सच्चाई समझिए। कल मैं एक डिबेट पर था, फिर मेरा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से बातचीत हो रही थी। उनका साफ साफ कहना है कि सारी फसल की खरीद एमएसपी पर संभव नहीं है, सरकार ही बिक जाएगी। सरकार को इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए है कि वो बड़े बड़े पूंजीपति ही दे पाएंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब एमएसपी निर्धारित किया जाता है तब यह देखा जाता है कि किसान की कुल लागत और उसकी लेबर की कुल कीमत कितनी है, उस पर मिनिमम कितना पैसा मिलना चाहिए ताकि उसकी रीढ़, उसकी कमर झुक ना जाए बोझ से, तब एमएसपी डिसाइड होती है। आज 70 सालों में पहली बार एक पार्टी कह रही है सत्ता में रहने के बाद कि यह पैसा ज्यादा है, इससे कम पैसे में काम चल जाएगा। यह सबसे खतरनाक बात है। आज सबसे बड़ी बात, आज की अगर वार्ता पे ध्यान दें, सरकार ने इतनी देर बाद जो बातचीत का ढोंग किया उसमें केवल एक प्रस्ताव सामने रखा किसानों के कि आओ हम एक कमेटी बना दें। यह कमेटी बनाने का विषय है। ब्रजेश जी, कानून जब बनते हैं पहले वाइड लेवल पर कंसल्टेशन होते हैं, किसानों की राय ली जाती है, स्टेक होल्डर्स की राय ली जाती है, एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है। इस देश का चलन है कि ऐसे महत्वपूर्ण जो कानून होते हैं उनको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाता है, इसके बाद कोई कानून बनता है। इतनी जल्दबाजी में जो ये कानून बनाया गया और इसमें 2 रॉलेट एक्ट जैसी, अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए उनके जैसी 2 बातें। नंबर 1, एमएसपी की गारंटी ना होना। इस सरकार को कानून बनाना चाहिए कि कोई भी देश में एमएसपी से नीचे खरीद किया करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। यह नंबर 1 है जी। और नंबर 2 कि आपने जो भंडारण की सीमा समाप्त कर दी है, जमाखोरी को आपने एक लीगल लाइसेंस दे दिया गया। ये किसान की अर्थी इन्होंने तैयार कर दी। अब इनको काशी जी पर ये किसान भाई दिल्ली क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? इनको दिल्ली पहुंचने से रोका कोई मंशा नहीं। बॉर्डर पर इकट्ठा है, आप दिल्ली आने दीजिए ना, इनको क्यों रोका जा रहा है? अरे हम तो उसके लिए सीमा पे खड़े हुए, उनको खाना खिला रहे हैं, टेंट दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं। ये दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार ने लगाकर ऐसा कर दिया है जैसे मालूम पड़ता है कि पाकिस्तान के सैनिक दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं। ये जो किसान हैं ये हमारे पिता हैं, इनके अन्न से हमारा शरीर पला है, हमें भूल जाते हैं, हम उनको दुश्मनों की तरह। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको आतंकवादी कह रहे हैं। हाँ, वो गलत है, मतलब इतनी तकलीफ होती है। नहीं है, वो तो होम मिनिस्टर भी मना कर चुके हैं। कोई नहीं कह रहा है, ये आप लोगों का चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, थैंक यू ऑलराइट। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, आज बातचीत हुई, मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि कुछ नतीजा निकलेगा
और हमारे किसान भाई सम्मानपूर्वक अपने घरों को प्रस्थान करेंगे, वापस खेती बाड़ी में जुट जाएंगे। लेकिन वार्ता तो बेनतीजा रही। देखिए ब्रजेश जी, मैं आज आपके चैनल पर क्योंकि आप बहुत गंभीर डिबेट करते हैं, थोड़ी इको आ रही है, इको अगर आप ठीक मैं वो करा ठीक दें। कराता हूं, आप बोलते रहें। मैं ये बताऊंगा कि किसान वास्तव में क्या मांग रहा है। मैं ये स्पष्ट करता हूं, हमारे देश में खाद्यान्न का 30 करोड़ टन का प्रतिवर्ष उत्पादन होता है। उस 30 करोड़ टन में से 15 करोड़ टन किसान खुद अपने घर में कंज्यूम कर लेता है, खुद उसको इस्तेमाल कर लेता है। 15 करोड़ टन मार्केट में आता है। उस 15 करोड़ टन में से 9-9.25 करोड़ टन जो है एफसीआई और अन्य सरकारी एजेंसियां खरीद लेती हैं। बचा 6 करोड़ टन। 6 करोड़ टन जो है प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। हमने कृषि मंत्री जी के सामने ये आर्गुमेंट रखा था कि 6 करोड़ टन हम ये मान लेते हैं कि एमएसपी से 500 रुपए प्रति क्विंटल ऑन एन एवरेज औसतन खरीदा जाता है। यानी 500 रुपए का मतलब होगा 5,000 रुपए पर टन, मल्टीप्लाई बाई 6 करोड़ टन, तो 30,000 करोड़ रुपया है ये जो मांगा जा रहा है। और ये सरकार को नहीं देना है, ये देना है प्राइवेट सेक्टर को। हम ये मान के चल रहे हैं कि जो है ये एक्स्ट्रा अमाउंट, अतिरिक्त राशि प्राइवेट सेक्टर से किसानों के पास पहुंच जाएगी यदि प्राइवेट सेक्टर में भी एमएसपी का प्रावधान कर दिया जाए। अब इसकी कंपैरिजन में पिछले साल की एक स्टैटिस्टिक्स बहुत महत्वपूर्ण बता देता हूं। पिछले साल बिना मांगे, बिना किसी आंदोलन के कॉर्पोरेट सेक्टर का जो टैक्स रेट है, इनकम टैक्स रेट, वो घटा करके 35% से 25% करने की वजह से ही, दीपक वाजपेयी जी भी इस बात को जानते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए का चूना सरकार को लगा है। तो बिना मांगे कॉर्पोरेट धन्ना सेठों को 1.5 लाख करोड़ रुपया दे दिया जाता है। और मैं हवा में आंकड़े नहीं कह रहा, अभी इंडियन एक्सप्रेस में जो है इसके विषय में इसी संडे को आप चिदम्बरम साहब का लेख पढ़ लीजिए। और पहले सरकार ने स्वयं भी माना है, आरबीआई ने माना है कि इनकम टैक्स कम करने से हमने 1.5 लाख करोड़ रुपए का हमें जो है घाटा होगा। तो यहां तो 30-40 हजार करोड़ रुपए का मसला है और आपको नहीं देना है। ये प्राइवेट सेक्टर से किसानों के पास पहुंचना, इसको ये क्यों नहीं कर रहे हैं, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। ये स्थितियां जो है विकट होती चली जा रही हैं। और भोजन का मुद्दा जो है, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है, जो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको क्यों नहीं करते हैं? इसका जवाब भाजपा के पास क्या ये देना चाहते हैं, ये बता दें। जी तो ऑलराइट, लेकिन बातचीत तो बेनतीजा रही ना। ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, ब्रजेश जी, हाँ बोलो। ब्रजेश जी, केवल एक करेक्शन। ओके गो अहेड। केवल 28,000 करोड़ रुपए, मैं केवल करेक्ट करना चाहता हूं, पुष्पेंद्र भाई ने एकदम सही कहा, 30-40 हजार करोड़ भी नहीं, केवल 28,000 करोड़ रुपए अगर ये सरकार दे दे तो देश के हर किसान को उसकी पूरी फसल पर एमएसपी मिल जाएगा। ये 28,000 करोड़ रुपए चौधरी पुष्पेंद्र जी, क्या ये सही है? क्या ये तथ्य सही है? 1.5 लाख करोड़ ये पूंजीपतियों को। ओके, प्लीज वेट दीपक जी। यस, हाँ, नहीं, ये केवल हमने खाद्यान्न के विषय में बात की है। बाकी खाद्यान्न के अलावा जो 23 फसलें हैं उसमें खाद्यान्न अगर निकाल दें तो खाद्यान्न की हमने कैलकुलेशन जो है कृषि मंत्री जी के सामने रखी थी, क्योंकि बाकी चीजों पे तो एमएसपी पहले ही नहीं लगती, जैसे कि फल सब्जियां, मांस, अंडे, मछली, इसके ऊपर एमएसपी लागू नहीं है। अगर उस पर लागू करेंगे तो राशि बढ़ जाएगी। लेकिन तो क्या आपको लगता है, आप ये उम्मीद करते हैं कि ये डेडलॉक टूटेगा? अतिरिक्त देना, ये डेडलॉक टूटेगा, कोई बातचीत का सकारात्मक परिणाम निकलेंगे संवाद से? जी, मेरे से प्रश्न है तो मैं जी, ये कहना चाहता हूं प्रश्न कि है। शायद कॉर्पोरेट सेक्टर ने सरकार को ये डरा दिया है कि लाखों करोड़ रुपए हमें अतिरिक्त देने पड़ेंगे। इसका मतलब तुम लाखों करोड़ रुपए आज हमारा लूट रहे हो एमएसपी से नीचे खरीद करके। नहीं तो तुम्हें क्या डर है? अगर तुम एमएसपी से ऊपर खरीदते हो तो आपको क्या डर है? आप एमएसपी की संजीव मिश्रा, बात तो बहुत छोटी सी है, तैयार हो जाओ। अगर किसानों की बात इतनी छोटी सी है और ये स्टैटिक्स के साथ बात कर रहे हैं, किसान संगठन रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी बात सुनिए, समाधान निकालिए। आपको अपने पॉकेट से नहीं देना है, बस उद्योगपतियों से दिलवाने हैं इनको 30,000 करोड़। मुझे लगता है 3 तारीख को जो बैठक होने जा रही है, और अगर किसान चाहेंगे तो सबके साथ भी बैठक करने के लिए सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा है। पहले ये बताओ, इनकी बातों से सहमत हो कि नहीं? नहीं, देखिए, इतना डीपली जब तक उसको देखा नहीं जाएगा तब तक उस पर क्या मैं वो कह दूं। हाँ, कृषि मंत्री हैं देश के, प्रधानमंत्री जी हैं, 3 मिनिस्टर्स को भेजा गया था किसानों से बात करने के लिए। मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसमें हल निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन ये कहना कि वो सरकार को डरा दिया या इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। सरकार को कोई डरा नहीं सकता। सरकार किसानों की है और किसान और सरकार मिलकर के बैठ के तो क्या हम ये बात माने, मुझे लगता है जी, संजीव मिश्रा, क्या हम ये माने कि जो परसों बैठक होने वाली है 3 तारीख को,
उसमें कुछ सकारात्मक परिणाम आएंगे और आप थोड़ा 2 कदम पीछे हटेंगे। इसको ईगो पर मत लीजिए, किसानों की बात है, इसको अपने ईगो पे क्या लेना है। बिल्कुल सही बात है, आपकी बात में बिल्कुल मैं समझ रहा हूं, और कहीं ईगो वाली बात ही नहीं है। ये सरकार तो ऐसी सरकार है जो सबका साथ और सबका विकास और सब में विश्वास को पैदा करना जानती है। और आपने स्वयं कहा ही किसानों की सरकार है, निश्चित रूप से किसानों और आपने ये भी कहा कि किसानों का भला करना चाहते हैं। किसानों का ही भला करने के लिए जो जितना भला मोदी जी ने किया है, तो बताइए, अभी आपके यहाँ पैनलिस्ट बात कर रहे थे, 36,000 करोड़ रुपए सिर्फ देने हैं, ज्यादा नहीं देना। किसानों का कर्जा माफ किया है। ये तो सरकार हमारी सरकार भैया है। MSP और 86 लाख किसानों का फायदा कराया। अब आप लोग शांत रहिए, वीरेंद्र सिंह जी आ गए हैं। ओके शांत, ये सब लोग शांत को समझने की कोशिश करेंगे। किसान जानते हैं। भाई वीरेंद्र जी, हमने तो ये उम्मीद की थी कि आज की बातचीत का कोई नतीजा निकलेगा, बात बेनतीजा रही। किसान कह रहे हैं सरकार से कि आप हमारा भला मत करिए, तो फिर ये बात बनेगी कैसे? आपको क्या लगता है? देखिए, एक कहावत है कि जो कपास की खेती करता उसके पास लंगोटी है, और उतना महंगा जहर नहीं है जितनी महंगी रोटी है। हमारे देश की सबसे बड़ी ये सच्चाई है कि किसान आत्महत्या करता है जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। और महाराष्ट्र से लेके पूर्वांचल के प्रदेशों में पूर्वोत्तर भारत तक सब जगह किसान की स्थिति एक जैसी है। सरकार किसान का भला करना चाहती है, लेकिन भला अफसरों का और अड़हतियों का, बिचौलियों का होता है। और 70-72 साल, देश को 75 साल आजाद होने को आ रहा है। कितनी बार सरकार भला करेगी और कब तक भला की सीमा पर वो पहुंच जाएगी? अभी का गाड़ी आउटर पे खड़ी है कि बस भलाई के एकदम किनारे पहुंच गई है, बस भला होने ही वाला है, एकदम सिग्नल नहीं मिल रहा है, जैसे ग्रीन होगा भला हो जाएगा। बड़ी समस्या है। किसान के चाहे बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे कीटनाशक हो, सब में कमीशन खोरी है। सबका पैसा अफसरों को जाता है। एक धान खरीद से, एक डीएम से लेके खाद्य आयुक्त तक, खाद्य मंत्री तक कितना करोड़ों अरबों रुपया कमाते हैं, हर कोई जानता है। तो गरीबों को और चूसो, और जितने गरीब हैं वो गरीब होते जाए। किसान का धान का अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो सरकार जो धान खरीद रही है सेंटरों पर, वो किससे खरीद रही है? आढ़तियों से खरीद रही है। तो आढ़तिया भारी मुनाफा सेंटर पे देता है, और वो मुनाफा नीचे से लेके जिले में डीएम तक बढ़ता है और फिर प्रदेश में मंत्री तक। तो इसलिए कभी सही खरीद नहीं होती और ना होगी। अब इस देश में बहुत बड़ी बड़ी दुहाई दी जाती है। इसी देश में किसानों को लाठी भी मिलती रही, उनको खाद नहीं मिलती थी। तो समस्या इस बात की है कि जब फाग उड़ता है, धुआं आता है, तो पता लगा कि गांव का धुआं उड़ के दिल्ली तक पहुंच जाता है। सैटेलाइट पकड़ लेती है उसको, पकड़ लेती है। हाँ। और वहां पर लेकिन ये सेंटर की दलाली सैटेलाइट नहीं पकड़ पाती। हाँ, लेकिन जब किसान की फसल बर्बाद होती है, जल जाती है, तो तहसील तक भी उसका धुआं नहीं पहुंच पाता, उसको मुआवजा नहीं मिल पाता। सच्चाई एकदम साफ है, बातें चाहे जितनी की जाएं। अब केंद्र सरकार हर 4 महीना पे 2,000 रुपया किसानों को देती है, प्रधानमंत्री कृषि कल्याण योजना, और इनको गेहूं और चावल 5-5 किलो के हिसाब से दे रही है। तो ये वोट बैंक खाली बनाया जा रहा है या किसानों का भला किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात यह है। और मुफ्तखोरी की आदत इस देश में है ही है कि मुफ्त में खाना खिला दो तो सवेरे अगर आमंत्रण दे दो, दिन भर घर पे बैठे रहेंगे रात के खाने के लिए। भाई हमारे यहाँ गरीबी है, 80% लोग कृषि पे निर्भर हैं, गरीबी है, खेती बाड़ी है, खाना उनके लिए बहुत बड़ी चीज है, भोजन। आज किसान इस जाड़े में, ब्रजेश जी, पूरी रात, हम आप 1 घंटा बाहर नहीं खड़े रह सकते, इतनी ठंडी पड़ रही है, और पूरी रात छत नहीं है, सड़क पे सो रहा है। कितना अलाव जलाए, कितनी रजाई ओढ़े,
कितना जो है वो इंतजाम करे तब भी वो ठंड नहीं रोक पाएगा। संवेदनशीलता होनी चाहिए। बिल्कुल। रात रात भर किसान खेत में पानी लगाता है, सींचता है, जानवर से फसल बचाने की कोशिश करता है, 6 महीना बड़ी मेहनत करता है। अब उसकी उपज का दाम न मिले और उसको जो कानून बने उससे अगर उसको संतोष नहीं है तो ऐसा कानून किस काम का? जिसके लिए बनाए हो, डॉक्टर कह रहा है कि मरीज को हमने दवा दे दी, फायदा हो जाएगा, और मरीज छटपटा रहा है, चिल्ला रहा है, और डॉक्टर कह रहे हैं नहीं हो जाएगा। अब कितनी देर बर्दाश्त करे मरीज? तो ये इस देश की व्यवस्था है। जिसको हम आराम देना चाहते हैं, जिसको राहत देना चाहते हैं, वही राहत लेने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है हम किसानों का कल्याण कर रहे हैं, किसान कह रहे हैं हमें कल्याण चाहिए नहीं, सरकार कहती जबरदस्ती करेंगे, जबरदस्ती कल्याण होगा। गजब व्यवस्था है। लेकिन जिस दिन यह स्थिति बन जाएगी कि व्यापारी अपने सामान की कीमत के दाम तय कर सकता है, किसान को अगर अपने फसल की कीमत तय करने का अधिकार मिल जाएगा, उस दिन सारी समस्या खत्म हो जाएगी। किसान अपनी मर्जी से अपने रेट से बेचे, उसे सरकार के किसी कानून की ना तो जरूरत है, न किसी मदद की, और न किसी की सहानुभूति की। तो देखिए इस देश में कितनी खुशहाली और तरक्की आए। करेक्ट बात है जी वीरेंद्र जी। लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी, इस देश में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, तमाम सारे प्रधानमंत्री हुए। किसान की ताकत को हर कोई जानता है। ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि जनता चुनाव छल से भी जीत लो तो यहाँ जनता मान लेती है, चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन जब जब किसान ने अंगड़ाई ली है, देश की सरकार को सोचना पड़ा है। इस देश में ये निर्णायक वक्त है कि किसानों के साथ न्याय कर दिया जाए, क्योंकि उन्हीं के उद्यम से सरकारें हैं, उन्हीं से देश का पेट भरता है जी। चलिए, ये तो सब चीजें चलती रहेंगी, लेकिन हमको आपको सबको ये बात पता है कि 6 महीना फसल बोकर मेहनत करके किसान इतना भी नहीं कमा सकता कि वो अपने बच्चों को त्योहारों पे अच्छा कपड़ा पहना सके, उनको मिठाई खिला सके, उनको बाजार की चॉकलेट खिला सके, उनके स्कूल की फीस भर सके, उनको अच्छे स्कूलों में पढ़ा सके, उनके अपने परिवार का इलाज अच्छे अस्पतालों में करा सके। लग्जरी का कोई भी जीवन नहीं जी सकता, ना गाड़ी में घूम सकता है। हाँ, बिल्डर, दलाल, आढ़तिया, अफसर, नेता, इन सब के लिए सब व्यवस्थाएं हैं। जो सच्चाई है इस देश की वो यही है जी। लेकिन जुल्म करने वाला न थकता है न मानता है, और वो तो किसान तो बेजुबान ही है, मारते जाओ चुपचाप सहता जाएगा। प्रकृति की मार भी सहता है और सरकारों की मार भी सहेगा। चलिए 4 लाइन बोलता हूं। बेमौसम की मार कितनी तगड़ी है, सूखे हैं आंसू, आते सिकुड़ी हैं, और किसी को मिले छप्पर फाड़ कर और किसी का कलेजा निकल जाता है। अजब उसकी भी मर्जी है, वो भी बेगुनाहों को खूब सताता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने शानदार इनपुट के लिए। हरनाम सिंह, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज जब बैठक चल रही थी तो भारत के कृषि मंत्री ने प्रस्ताव रखा था कि एक कमेटी बना देते हैं, 4-5 नाम आप लोग भी दे दीजिए, कुछ अधिकारी भी रहेंगे, कुछ एक्सपर्ट भी रहेंगे, वो कमेटी तय करे कि हम क्या बेहतर और कर सकते हैं। आपको ये प्रस्ताव नामंजूर क्यों है? आपने प्रस्ताव को मंजूर क्यों नहीं किया? ऐसा है, ये लालीपाप हमको न दे। लालीपाप में हम 70 साल से जीते चले आए, और अभी बीरेन्द्र जी ने एक बात कही थी कि बेईमानी से चुनाव भी जीत लो, सब कुछ कर लो, लेकिन इस देश के किसान ने ये निर्णय ले लिया है कि जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा था कि सरकार डरती नहीं, हम डराने नहीं आए हैं। आपको इस कृषि कानून में अमेठी कमेटी नहीं, इस देश का एक एक बच्चा किसान कह रहा है कि इस पे अगर आपका कोई बहुत बड़ा ईगो आ रहा है सामने, तो आप इसमें चौथा कानून बना दो, उसमें जोड़ दो कि भंडारण की जो
सीमाएं हैं, ऐसे वो नहीं इतनी होता। रहेगी। अरे कानून बनाना कोई Contacting मजाक का बात farming- नहीं होती कि 3 बना दिया और चौथे में वो तीनों रद्द कर दिया, ऐसा नहीं होता है। कानून क्यों बनाने नहीं का होता है? एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि 3 वो कानून तो एग्जिस्ट करेंगे, चौथे से हम उसको डाइल्यूट कर देंगे, ऐसे नहीं होता है। या तो ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, ऐसे होता है। नहीं होता है तो हम तो बैठे हैं, जब होगा हम वही 26 जनवरी मनाएंगे और 2022 और 24 के चुनाव भी वहीं से करेंगे। ये तो धमकी की भाषा बात कर रहे हो, मोदी जी को ये तो धमकी की भाषा में बात कर रहे हो, ये तो धमकी दे रहे हो। अच्छे से समझ लें, ये धमकी क्यों दे रहे हो? किसान ब्रजेश भैया ये धमकी नहीं दे रहे, ये हक की बात है, ये पेट की बात कह रहा हूं। पता नहीं है इनको कि जब जनवरी के महीने में गेहूं में पानी लगाना पड़ता है ना, अगर उसमें मोदी जी का रात में 12 बजे जब बिजली आती है और बैठे होंगे नाग देवता तो बाथरूम कर देंगे देख के। और जो ये कहते हैं डंडा लाठी लेके आए हैं, डंडा तो हम लालटेन और डंडा टार्च हमारा काम है लेके चलना। पर अभी तो 24 घंटे बता रहे हैं यूपी में बिजली मिल रही है, आप रात में 12 बजे क्यों सिंचाई करते हैं? दिन में करिए। अरे ये तो बहुत कुछ कह रहे हैं, ये तो 2022 में आमदनी दूनी कर देंगे। हम जानना चाहते हैं आज जो डीएपी का कट्टा है 1200 का, 2022 में क्या 1200 का मिलेगा? जो आज 5 लाख का ट्रैक्टर है 2022 में मिलेगा? जो कीटनाशक दवाओं के आज रेट है क्या 2022 हरनाम में सिंह को मिलेंगे? किसी दिन अलग से बुलाना पड़ेगा, इनके मुद्दे बड़े बड़े सटीक हैं। मैं बुलाऊंगा आपको किसी दिन अलग से इस विषय पे, ताकि आप विस्तार से अपनी बात कहें। बड़ी ही मतलब आपने एकदम ओरिजिनल किसान वाली बात की। मैं प्रभावित हूँ आपकी बात गलत बात कह रहे हैं? नहीं, मैं प्रभावित हूँ आपकी बात सुन के, क्योंकि हमें भी अपने बचपन की बात याद आ जाती है ना, जब हम लोग खेतों में काम करते थे तो वही सब याद आया। हालांकि हम लोग बड़ी छोटी जोत के किसान थे। न फटी बेवाई वो का जाने पे पीर पर आई। ओके, जूही सिंह जी वहाँ 13 किलोमीटर पे बैठे हैं। थैंक यू। ये 1300 किलोमीटर। थैंक यू हरनाम सिंह जी। हरनाम सिंह जी थैंक पराली यू। अगर किसी ने जला दिया तो मुकदमा लिख रहे हैं क्या? थैंक यू, प्लीज वेट। जी जितने दीपक जलाए हैं उसमें प्रदूषण नहीं हुआ है जी। ऑल राइट, थैंक यू, प्लीज वेट। जूही सिंह जी, सरकार कह रही कि हम एक कमेटी बना देते हैं, ये लोग क्यों नहीं मान रहे कमेटी पे? ब्रजेश जी, सरकार किसान की बात सुनना नहीं चाहती। यदि आप आकलन कहा जाता है कि किसान का कर्ज माफ हुआ। सरकारी कर्मचारियों को देख लीजिए, स्वतंत्रता से लेकर आज तक उनके 150% उनकी सैलरी बढ़ गई है। टीचरों को देख लीजिए 280%, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर 150 से 200%, साथ ही उनको भत्ते, हेल्थ बेनिफिट्स, शिक्षा सुविधाएं। किसान को क्या मिल रहा है? किसान की आमदनी आज तक 19% से कम बढ़ी है। आप उस पर काम करना नहीं चाहते। सरकार की मंशा नहीं है कि किसान अमीर हो या आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो या स्वावलंबी हो। मंडियां आपने बंद कर दी। और आम आदमी पार्टी से मैं पूछना चाहती हूं कि आपने क्या कृषि एक्ट का नोटिफिकेशन दिल्ली में कर दिया है? यदि आपने कर दिया है तो फिर आप किसान के साथ कैसे खड़े हैं? ये तो आपका स्टेट सब्जेक्ट भी है ना। उत्तर प्रदेश सरकार क्रय केंद्र खोल नहीं रही है, सारी कठिनाइयां आपके सामने हैं। जी ओके, दीपक वाजपेयी गो अहेड। इल्जाम डायरेक्ट आप पर आया है। ये कम से कम इस तरह का आवरण न दो। ओके, दीपक वाजपेयी गो अहेड। नहीं, देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये 3 कानून जो बनाए गए हैं, इनकी कमेटी में कैप्टन अमरिंदर सिंह थे और आज उन्होंने हमारे ऊपर एक ये झूठा आरोप लगाया है जिसको जूही सिंह जी शायद जानकारी के अभाव में दोहरा रही हैं। हमने इस पर बयान इशू किया है पार्टी ने। प्रॉब्लम ये है कि ये किसान जब दिल्ली के बॉर्डर पर आकर खड़े हुए और आम आदमी पार्टी के सारे, मैं नहीं, आप बिना जानकारी के बात करें। आज हमने बयान इशू किया। आप अगर क्यों लड़ते हो आपस में? जूही जी, एक जूही जी नहीं, जूही जी, मैं केवल ये कह रहा हूं, आप भी एक तरह से सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के मैं तो आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। किसान के साथ खड़े हैं। मैं आपका जवाब है नहीं सर, आपके जैसा। देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई लड़ रहा है, यहाँ हम लड़ रहे हैं, चाहे किसानों के। अरे आपके सांसद कहाँ थे? संजय सिंह को बर्खास्त वहां से निकाला गया सदन से, वो वहां पर ठंड में लेटे हुए थे।
वो ठंड में बाहर धरना दे रहे थे। इस किसान कानून के विरोध के लिए पूरे देश ने देखा कि संजय सिंह जी ने टेबल पे चढ़ के विरोध किया, राज्यसभा से सस्पेंड किए गए। मैं चाहता हूं, क्या कह रहे हैं जूही सिंह जी? जूही सिंह जी दोहराइए, आपने क्या आरोप लगाया? ये लोग भी किसानों के साथ जाकर आज वहीं बाहर सोए। ब्रिजेश जी, मैंने इनसे पूछा, संजय सिंह जी ने विरोध किया था ना। ब्रिजेश जी, इनके ये कह रहे हैं संजय सिंह ने विरोध किया। मैंने इनसे पूछा, इनसे एक स्पष्टीकरण। संजय सिंह सस्पेंड हुए। ब्रिजेश जी, मैंने इनसे पूछा क्या आपने नोटिफिकेशन, उसमें 12 लोग सस्पेंड हुए थे, 8 लोग, आपको याद ही नहीं है? संजय सिंह आपसे ये और भी लोग सस्पेंड हुए थे, हमारे 3 सांसद थे। कोशिश कर रही है कि दरअसल ये राज्य सरकार का कानून है। अरे भैया, ओके, ऑलराइट, ओके, थैंक यू, मुद्दे पे नहीं ले जाओ। थैंक यू, थैंक यू। वन बाय वन। कृषि सब्जेक्ट जूही जी प्लीज, जूही जी प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट। ब्रजेश जी, आप लोग लड़ रहे हैं तो संजीव मिश्रा का काम बन रहा है। आप लोग एक एक करके बोलें। दोनों सदनों ने बाध्यकारी है, मुझे भी इसी वजह से पंजाब में अमरिंदर सिंह कानून पास कर रहे हैं। ओके, उमाशंकर पांडे भाई, सरकार कह रही है कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, कमेटी की बात मानने में क्या इनकार है? उमाशंकर गो अहेड। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, दीपक जी प्लीज वेट, दीपक जी प्लीज वेट, दीपक जी प्लीज वेट, दीपक जी प्लीज वेट, दीपक जी प्लीज वेट। वो मुद्दे को डाइल्यूट करके किसी तरीके से चाहते हैं कि किसान वापस चले जाएं। इस तरीके से तरह तरह की बातें वो कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इस कानून को किनारे कर दें, क्योंकि अडानी साहब का डंडा आ जाएगा। एक बात। दूसरी बात, इन्होंने किसानों को भारत विरोधी कहा, आतंकवादी कहा और खालिस्तानी कहा। तो खालिस्तान का इतिहास आपको दूंगा आप जवाब। भारतीय जनता पार्टी खालिस्तान का इतिहास पढ़ ले, उन्हीं के साथ इन्होंने पंजाब में सरकार चलाई है। ये शायद भूल रहे, नहीं तो पूरा इतिहास में किसी दिन बता दूं। जाने दीजिए, हम उन मुद्दों पर इतिहास हम उस दिन बताएंगे ना। खालिस्तान पर कोई बात नहीं होगी, वरना मैं म्यूट कर दूंगा। खालिस्तान पर इस चैनल पर कोई बात नहीं करेगा। के कारण कांग्रेस के प्रवक्ताओं के कारण आज कांग्रेस में चली गई। गारंटी हमेशा पता है, प्रवक्ताओं के कारण किसानों से हमदर्दी है, जनता से हमदर्दी है, केवल राजनीति करना जानते हैं। ऐसे लोग राजनीति करते हैं, जनता सबकी आवाज बंद। केवल चौधरी पुष्पेंद्र बोलेंगे। आप लोग अपना पर्सनल झगड़ा अपने अपने घरों में निपटाइएगा या पार्टी दफ्तरों में। कृपया किसान की डिबेट खराब ना करिए। उमाशंकर जी प्लीज, अब शांत हो जाइए आप। और खालिस्तान पर कोई बात करेगा उसकी आवाज मैं म्यूट कर दूंगा। ये ओपनली चुनौती के साथ कह रहा हूं। मैं अपने चैनल पर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म आप लोगों को नहीं दूंगा कि आप कोई खालिस्तान या आतंकवाद या पाकिस्तान से इस आंदोलन को जोड़ें। चौधरी पुष्पेंद्र जी, क्या आंदोलन को बदनाम करने की कोई साजिश हो रही है? नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार के बयान आए थे उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने पहले कोशिश की थी, लेकिन जब इन्हें समझ में आया तो उसके बाद गृह मंत्री जी का, अमित शाह जी का बयान आया कि भाई इस किस्म की कोई बात नहीं है, ये पॉलिटिकल आंदोलन भी नहीं है और ये अन्य जो जुमले या एडजेक्टिव दिए गए वो भी गलत हैं। लेकिन आज जो वार्ता टूटने का कारण रहा वो ये रहा कि भाई कमेटी बनाने की बात है। इस देश में ओपन सीक्रेट है, सब लोग जानते हैं कि किसी चीज को ठंडे बस्ते में यदि आपको डालना हो तो आप उसे कमेटी में भेज देते हैं। अरे आपको कमेटी बनानी यूपी में एसआईटी नाम है उस कमेटी का, और उससे बाहर भी यूपी में ठंडे बस्ते में कुछ भेजना है, एसआईटी बनाई। उमाशंकर को मजा आ गया। एसआईटी तो इसमें अगर इनको कमेटी ही बनानी थी तो ये डिमांड तो जो है पार्लियामेंट में कानून पास होने से पहले विपक्ष ने की थी कि स्टैंडिंग कमेटी में इसको भेज दीजिए। वहां इसका जो है विस्तृत रूप से इस पर चर्चा होती, उसके बाद ये पार्लियामेंट में लाया था। आनंद फानन में अध्यादेश, फिर उसके बाद किसी की बात अभी आपको कोई उम्मीद लग रही है कोविड काल में अभी आपको लोगों को बिठा के पास कर दिया। पुष्पेंद्र जी की बात बनेगी अथवा नहीं बन पाएगी? देखिए, इसमें आज मैं एक महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि आज इन्होंने क्या किया है कि किसानों का मूड जज करने के लिए अपने 1 नंबर के जो लोग हैं उनको नहीं भेजा है। यानी राजनाथ सिंह जी और अमित शाह जी उस कमेटी में शामिल नहीं हुए, मतलब मीटिंग में। आज उन्होंने पहले 2 आगे रैकी पार्टी जिसको कहते हैं एडवांस पार्टी भेजी है कि पहले इन लोगों का देखें क्या हर्ष होता है। सही बात। तो जब उसको रिजेक्ट कर दिया तो अब हमें आशा है कि ये लौटेंगे और अब बड़ा डेलीगेशन जाएगा। एक बात बताऊं, नहीं तो पहले दिन ही बड़ा डेलीगेशन रिजेक्ट हो जाता है। सुना हो
तो स्थिति स्पष्ट कर दी कि भारत सरकार पीछे नहीं हटने वाली है। ये बात प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से स्पष्ट होती है। हमारे जैसे थोड़ा जो कम समझदार पत्रकार हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से तो यही समझते हैं कि सरकार पीछे नहीं हटेगी। बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया बात की और मैंने आपके चैनल पे भी ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर जब ये कह दे कि सबसे बढ़िया बिल है, किसानों के भले में है, तो बाकी किसकी हिम्मत पड़ेगी उसका विरोध करने का? या संजीव मिश्रा को देखिए अच्छा उमाशंकर प्लीज, 1 घंटे में पूरी बात सुनता रहा इसीलिए। हाँ, बोलिए, और बोलिए। एक चीज बहुत साफ है, 3 तारीख को किसान भाई आज क्या हो गया और उमाशंकर? सरकार बैठेंगे, नहीं, अच्छा और आपस बोला, में बातचीत कर प्रधानमंत्री का लेंगे। गुण है, आप भी आपस में लाइन में हैं बातचीत कर प्रधानमंत्री लेंगे। के। और दूसरी चीज ये है कि इन क्या लोग अच्छा बोले विपक्षी वो दल वाले हैं, प्रधानमंत्री? इनका झगड़ा अच्छा आपने बोलना है आपने कि देखा अपने प्रधानमंत्री का अपने thank you डिबेट है, में, तो हर अच्छा किस बोल रहे हैं तरीके से प्रधानमंत्री। इन्होंने अपने आपकी डिबेट में भी धन्यवाद। झगड़ा किया। धन्यवाद। लेकिन किसान मोदी जी के साथ है, वो सब लोग मिल बैठ करके तय कर लेंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया बहनों भाइयों, इस डिबेट को, महत्वपूर्ण डिबेट को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।